स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हैं। बंगाल की बात हो गई, असम की बात हो गई, केरल की बात हो गई। एग्जिट पोल ने तमिलनाडु के लिए क्या भविष्यवाणी की है वो देख लेते हैं। एग्जिट पोल में तमिलनाडु में इस बार एक ऐसा नतीजा आ रहा है और कुछ अलग अलग राय भी आ रही हैं जिन्होंने इस चुनाव को बहुत इंटरेस्टिंग बताया है। मेट्राइज का एग्जिट पोल पहले मैं आपको दिखाता हूं। इनका मानना यह है कि डीएमके सत्ता अपनी बचाने में कामयाब हो जाएगी। उसको 122 से 132 सीटें मिल सकती हैं। 234 की विधानसभा है और स्टालिन जो है एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यह तमिलनाडु के स्वभाव के विपरीत होगा, सरकार रिपीट होना, लेकिन लग रहा है कि वहां पर डीएमके मजबूत स्थिति में है। एनडीए मतलब एआईएडीएमके के साथ भाजपा और कुछ एक और दल, उनकी संख्या 87 से 100 के बीच बताई जा रही है। टीवी के कोई एक्टर विजय की पार्टी को डेब्यू इलेक्शन में 10 से 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य को अधिकतम 6 सीटें मिल सकती हैं। अब वोट शेयर भी देख लीजिए। मेट्राइज का वोट शेयर जो है वो क्या बता रहा है। मेट्राइज एग्जिट पोल के मुताबिक डीएमके गठबंधन को 40.3% वोट मिल सकते हैं। एनडीए को 37.1, 2.5-3% का अंतर है। विजय की पार्टी को 17.5% वोट मिल सकता है, ये अनुमान है मेट्राइज एजेंसी का, और अन्य को 5.1%, 5% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब डीएमके स्ट्रांग है, उनके पास एक मजबूत चेहरा है, 5 साल का उनके पास काम दिखाने को है और स्कीमें हैं उनके पास, उसका फायदा मिल रहा है। दूसरी ओर एआईएडीएमके जिसमें पार्टी में बिखराव है, उनके साथ लेकिन सेंटर की सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी है। वो वोट में क्लोज है लेकिन सीटों में अंतर दिखाई देता है और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है विजय ने। ये भी इस सर्वे से बहुत क्लियर है। सीटें भले ही सर्वे में ज्यादा नहीं दिख रही हैं लेकिन वोट के पहले इलेक्शन में 17.5% वोट मिलना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी विजय की। इसका मतलब तमिलनाडु की राजनीति में एक तीसरा प्लेयर आ चुका है जो इस अपने पहले इलेक्शन में भले ही वो खुद जो है सत्ता के पास नहीं पहुंच रहा, लेकिन अगला इलेक्शन देखने लायक होगा विजय का। ये मेट्राइज की बात थी। अब देखते हैं सारे एग्जिट पोल, बाकी एग्जिट पोल्स ने क्या बताया। अब ज्यादातर एग्जिट पोल यही कह रहे हैं कि डीएमके वापसी करेगी। वहीं एनडीए पिछले चुनाव के मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इतना नहीं कि वो सत्ता से हटा पाए डीएमके को। देखिए ये पीपल्स पल्स 125 से 145 डीएमके को मेजॉरिटी। जेवीसी एक पोल है जो एनडीए को मेजॉरिटी दे रहा है, ये डीएमके को 128 से 147। जेवीसी सीरियस एजेंसी है जेवीसी। पी मार्क 125 से 145 डीएमके, ये भी डीएमके के पक्ष में है। एक्सिस माई इंडिया 92 से 110, ये भी बता रहे हैं। अच्छा, एक्सिस माई इंडिया ये मेन इंपॉर्टेंट है ना। एक्सिस माई इंडिया प्रदीप गुप्ता जी की जो एजेंसी है, इनका कहना है ना एआईएडीएमके ना डीएमके सबसे बड़ी पार्टी बनेगी विजय की पार्टी टीवी के, और विजय की पार्टी टीवी के को वो दे रहे हैं 98 से 120। 98 से 120 का मतलब है मेजॉरिटी भी आ सकती है अपने दम पर पहले ही इलेक्शन में। ऐसा तमिलनाडु में पहले हो चुका है। एनटी रामाराव पहले इलेक्शन लड़े, फिल्मों से आए, पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़ा और सीधे मुख्यमंत्री बन गए। हुआ है वहां पर। एमजीआर रामचंद्र भी बन गए थे, एमजीआर भी बने थे, एमजीआर भी बन गए थे, वो भी फिल्मी बैकग्राउंड से आए थे। लेकिन क्या वो दौर 60-70 का वो दौर है। एमजी रामचंद्रन 5 साल काम किए थे, उसके बाद जाकर के चुनाव में गए थे। ये तो एकाएक चुनाव में आए और ये तो जिसको कहते हैं ना, फिल्म में मुंबईया फिल्म में हीरो आता है और सबको मार पीट करके बराबर करके सारे जो अपनी फिल्मों में करते हैं, ये वही। हाँ, मजेदार ये था कि एमजीआर और करुणानिधि साथ साथ थे, बाद में वहीं से अलग हुए एमजीआर। एक्चुअली क्या तमिलनाडु का मूड समझना इतना आसान काम है नहीं। और तमिलनाडु की राजनीति भी थोड़ी सी बाकी हिंदुस्तान की राजनीति से थोड़ी अलग है। वहां धर्म का प्ले भी अलग किस्म से चलता है, जातियों का प्ले अलग किस्म से चलता है। फिर वहां जो फिल्म स्टार्स के लिए अट्रैक्शन है वो एक अलग लेवल पर जाकर के है, तो वो कैसे ऑपरेट करेगा। किसी ने बताया, सारी बातें हैं, किसी ने बताया कि तमिलनाडु के अंदर खास करके शहरों में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ फिल्मी पत्रिकाएं नहीं आती हैं। हम लोग के यहाँ तो अखबार वगैरह मंगाते हैं, फिल्मी पत्रिकाएं तो मुझे नहीं लगता है कि हम में से किसी के घर। आप अखबार में फिल्म का कॉलम भी नहीं पढ़ते होंगे? नहीं, देखते ही नहीं है। और सबसे पहला काम करते, सबसे पहला काम करते हैं कि अखबार का रंगीन पेज जो है उसको हटवाते हैं, तुरंत वहीं से हटाते हैं ताकि बाकी चीजें पढ़ सकें। और बच्चों को भी मना करते थे कि ये रंगीन पेज पढ़ना बंद करो, बाकी चीजें शुरू करो। लेकिन बट ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में बहुत अलग है। तो मुमकिन है क्या एक्सेस माई इंडिया वाला दे दीजिए महापोल? देखिए, लग तो नहीं रहा है। लोग कहता है कि 24 से 28% वोट के बारे में सभी बात कर रहे थे कि विजय की पार्टी को
24 से 28% का वोट आया। लेकिन जो एक्सेस माई इंडिया दिखा रहा है वो तो लगता है कि जैसे एकदम एकाएक सारा पासा पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। और डीएम के जो 37% वोट पिछली बार लाई थी वो इतना नीचे चली जाएगी इसकी कोई उम्मीद। एआईडीएम के गठबंधन जो है, पीएम के, एआईडीएम एक चीज और बोल दूं, भारतीय एक्सिस माई जनता इंडिया पार्टी की बात करें अगर, तो वो ये भी उनका सर्वे का एक मतलब ये भी है कि विजय को जितना वोट मिला डीएमके का, एआईएडीएमके का उतना कट गया, क्योंकि डीएमके उसमें वही बनी हुई है 100 के आसपास। तो मतलब उनके मुताबिक विजय जो वोट ले रहे हैं वो डीएमके, एआईएडीएमके का वोट ले रहे हैं। क्या ऐसा है सर? सर विजय जो हैं वहाँ पर बहुत पॉपुलर लोगों में से हैं, सुपरस्टार हैं ऐसा माना जा रहा है। और उसको एक दूसरे तरीके से देखिए कि विजय की रैली में जो घटना हुई थी जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई थी, उसके बाद भी तमिलनाडु के लोगों ने उन्हें विलन के तौर पे नहीं देखा। इसका मतलब उनकी पॉपुलैरिटी है बड़ी। और आमतौर पर ये माना जा रहा है, वहाँ तमिलनाडु मेरा लगातार संपर्क रहा है, तो वो समझते हैं कि 15 से 20% वोट तो उनका आना ही है। लेकिन ज़्यादातर लोग उनको या तो किंग मेकर की भूमिका में या स्पॉइलर की भूमिका में देख रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया थोड़ा सा एक्सट्रीम पर जा रहा है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ तमिलनाडु नहीं गया, लेकिन वो जितनी जगह तक पहुँच रहा है वहाँ तक अभी तक जो तमिलनाडु के लोग हैं वो उस तक नहीं पहुँच रहे, लेकिन महत्वपूर्ण मान रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा, जो मैंने पहले भी चर्चा की थी, कि यदि हंग असेंबली वहाँ पर आई तो वो विजय की वजह से होगी, विजय जोसेफ की वजह से। और विजय ज्यादा नुकसान एआईएडीएमके का करेंगे? ज़्यादा नुकसान एआईएडीएमके का क्लियर है ये? हाँ, ये क्लियर है कि उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो यदि हंग असेंबली होगी तो किस तरह से होगा, क्या एक मित्र ने आज बहुत बड़ी बात, इंटरेस्टिंग बात, किसके साथ जाएंगे? नहीं वही मैं कह रहा हूँ, एक इंटरेस्टिंग बात कही कि यदि विजय की ताकत इतनी बढ़ गई, क्योंकि मैं यही सवाल उनसे कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि फिर पार्टियां टूटने का इंतजार कीजिए। अरे बड़ी पार्टियां टूटने, बड़ी पार्टियां, मतलब फिर विजय कोशिश, अगर विजय को कुछ मिलता है तो फिर वो कोशिश करेंगे कि और लोग आए मेरे साथ, और लोग आए, और नहीं, मैं कोशिश कोई और लोग करेंगे विजय को, और विजय चीफ मिनिस्टर बने, विजय चीफ मिनिस्टर बने। त्रिपाठी जी? नहीं, चौंकाने वाला है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि ठीक है, कई बार उदाहरण होते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये हो सकता है, और होने को तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि, जैसे 2 सर्वे और हैं जो एडीएमके को दिखा रहे हैं कि वो सत्ता में आ सकते हैं, तो वो तो फिर भी कुछ दिखता है। एडीएमके का बड़ा स्ट्रांग कैडर है, एक पक्की वाली राजनीति है दोनों की। वो निकाल लीजिए। लेकिन एकदम से टीवीके को इतना, और टीवीके की जो पूरी कैंपेन रही है उसका वो मक्खा क्या पूरे है? तमिलनाडु में ऐसी नहीं दिखी कि जिससे लगे कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन यूथ में बहुत पॉपुलर है वो। ये एक पहले चुनाव में ऐसा कमाल नहीं करने वाले टीम के, वोट मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वोट मिलेगा, सीट भी मिलेगी, लेकिन सत्ता के नजदीक पहुंच जाए अभी मुझे लगता नहीं। डीएमके या एआईएडीएमके? फिर इन्हीं दोनों में से कोई है। कौन? नहीं, मुझे लगता है कि डीएमके का स्ट्रांग है, क्योंकि एडीएमके की लीडरशिप नहीं रही है। लेकिन वो हो सकता है इसलिए क्योंकि डीएमके के खिलाफ एंटी, जो जिसको बार बार कहता है ना, सत्ता विरोधी रुख, वो बहुत ज्यादा था। डीएमके मान रहे हैं आप भी? है डीएमके मान रहे हैं इन जनरल सेंस? मैं डीएमके को मान रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि हंग असेंबली हो सकती है विजय की वजह से। सर आपका? मेरे समझ से हंग असेंबली ज्यादा हंग असेंबली नहीं, मतलब और आगे कौन दोनों में से, डीएमके या एआईएडीएमके? मुझे लगता है डीएमके आगे रहेगी। डीएमके आगे रहेगी, तो आम कॉमन राय है। एक सर्वे आपको समीर जी बताएंगे, वहां के लोकल है, कामाख्या का है वहां पर, और उसने भी टीवीके को एक अच्छा दिया कि 67 to 81 सीट्स वहां पर विजय की पार्टी जीत सकती है, और 35 से लेकर 31% का वोट मिल सकता है। डीएमके को 78 to 95 सीट का बोला है, और 33 to 35% का वोट, और एआईडीएमके 68 to 84 सीट, और वोट परसेंट में 29 to 33%। एक और सर्वे बता रहे हैं जो टीवीके को अच्छी सीटें दे रहा है, 60-70 सीटें। हाँ, 67 to 81 सीट देना बड़ी बात है टीवीके को देना। तो मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत कंफ्यूजन है तमिलनाडु को लेकर। तो मतलब सारे पोस्टर्स में एक यूनानिमिटी है कि विजय जो है वो सीरियस प्लेयर है, और वोट और सीट दोनों मिलेगी बिल्कुल उसके अंदर। और सबसे बड़ा फैक्टर होगा, वो तय करेंगे सरकार किसकी बनेगी। क्या वहां पर त्रिशंकु आने वाली है, क्या वो इस स्थिति में आते हैं कि उनके बिना किसी की सरकार नहीं बने, या वो इतना ले जाते हैं कि वो खुद सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, या वो थोड़ा कम प्रदर्शन करे और एट लास्ट डीएमके सरकार बना ले। डीएमके बहुत स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही है इसके बाद भी। इसका मतलब सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो एआईडीएमके को। देखिए वैसे तो जिस किसी भी राज्य में बिल्कुल केवल 2 पार्टियां हों या बाइपोलर इलेक्शन होते हो, वहां कोई तीसरा प्लेयर आए, मैं तो मेरी नजर में तो अच्छी डेवलपमेंट है। बिल्कुल कुछ राजनीति में बदलाव होता है, संभावनाएं बनती हैं, विचार भी थोड़े से हिलते हैं। तमिलनाडु के संदर्भ में कह रहे हैं? हाँ, बाइपोलर कहाँ है? वहां तो बहुत सी पार्टियां होती हैं, लेकिन सवाल ये कि एक खेमा बन पाएगा या कुछ और हो पाएगा? अभी तो बाइपोलर इन द सेंस भाई पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर 2 खेमे जुड़ जाते हैं। एलडीएफ और यूडीएफ जैसा हो गया वहां पर बेसिकली। एलडीएफ यूडीएफ बना हुआ है, तो वहां विजय एक डिस्ट्रप्टर बन के आ रहे हैं। ये ठीक है, अच्छी बात है, सब लोग सोचने को मजबूर होंगे। लेकिन जैसा सर ने कहा, वैचारिक अधिष्ठान,
तो ये वैचारिक तौर पर बीजेपी से उतने सहज नहीं है। बड़ा क्लियर है, हमने एक दिन चर्चा भी की थी कि डीएमके और एआईएडीएमके बीजेपी सब ने कोशिश की थी इनसे अपने साथ लाने की, लेकिन यदि इलेक्शन से पहले, लेकिन ये लेकिन इन्होंने कहा कि मैं वैचारिक तौर पर बीजेपी से अलाइन नहीं करता। कांग्रेस की तरफ से भी बहुत कोशिश की गई। सौरव, यदि ये परिणाम वैसे ही आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि एक बार फिर मंथन होगा कि भाई जिस प्रकार से हम अन्ना मलाई को जिस प्रकार का राइज हो रहा था, हम अपने ही नेतृत्व को पीछे पुश कर दिए। जैसे उन्होंने तेलंगाना में भी किया था, तेलंगाना में जैसे हुआ, और तेलंगाना में हम लोगों ने रास्ता दूसरों के लिए खोल दिया। तो हम अपने नेतृत्व को तैयार ही नहीं होने देते हैं, खड़े नहीं होने देते हैं। इस पर भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एफडीआई स्कीम चल रही है ना बीजेपी में, तो इसमें क्या जोर चिंता करना है? नहीं, देखिए साउथ में भारतीय जनता पार्टी का जाना, भारतीय जनता पार्टी ने सुनी थी लोकसभा में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन नहीं किया था, बुरा प्रदर्शन ना, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि भाई अभी ऐसी स्थिति नहीं है और अन्नामलाई स्टेज में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सर बात अब अन्नामलाई की बात नहीं है। आप सर ने उदाहरण जो दिया वो अन्नामलाई का उदाहरण है, लेकिन अन्नामलाई को क्यों नहीं आगे किया? आपने अपने विचार से कॉम्प्रोमाइज किया। नहीं, बिल्कुल अन्नामलाई हार्डकोर आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं बीजेपी की, और उससे प्रॉब्लम है एआईएडीएमके को। आपने अपनी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन से कॉम्प्रोमाइज किया जब आपने अन्नामलाई को पीछे किया। अन्नामलाई एआईएडीएमके को सेंध लगा रहे थे। बीजेपी की आइडियोलॉजी में इस समय अपना विस्तार और सरकार बनाना प्रमुख है। इसमें आइडियोलॉजी का अन्नामलाई कहां से आ गया? आप इतने सारे स्टेट्स को तो देखिए। एआईएडीएमके के लिए कॉम्प्रोमाइज, एआईएडीएमके क्यों असहज है अन्नामलाई से? फिर ये नहीं, वो तो है ही। मैं ये कह रहा हूं बीजेपी ने क्यों विड्रॉ किया, क्योंकि वो समझते हैं कि कैसे बेहतर नतीजे लाए जाए, उस पर काम करना है अभी। इसमें कोई आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट बात नहीं। अब आप किसी के दूसरे के सवाल खड़े कर सकते नहीं। अब मैं तो कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप एक तो चलती बस में चढ़ना चाहते हैं, हाँ। ये चल रही है, इसी में चढ़ जाओ, उसी में चढ़ना, ठीक है। आप अपनी गाड़ी बना ही नहीं रहे हैं, दूसरे के घर में आप दाखिल हो गए, अब चाह रहे हैं यही मेरा घर बन जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा सा सहमति है आपसे। भारतीय जनता पार्टी ने अन्नामलाई को खुद चुना, अन्नामलाई को पूरे अधिकार दिए, इतने अधिकार दिए कि एडीएमके के साथ गठजोड़ नहीं करना है तो वो भी माना। अन्नामलाई ने एन मन एन मक्कल उसकी पदयात्रा की, सभी जगहों पर की, लेकिन जब उसके वांछित परिणाम नहीं आए तो राजनीतिक दल क्या होता है, जड़ बैठ जाए। भारतीय जनता पार्टी की यही तो खूबसूरती है कि उसको पता है, और अन्नामलाई कोई दूसरी पार्टी में थोड़ी चले गए। अन्नामलाई अभी पूरा प्रचार कर रहा है, अन्नामलाई कोई भूमिका होगी, अभी नेशनल टीम बनने दीजिए, उसमें कुछ हो सकता है। मेरा यह मानना है उन्होंने हर तरह का प्रयोग किया। अब थोड़ी सी गड़बड़ क्या हुई, एडीएमके और भाजपा का गठजोड़ बड़ा शानदार है, लेकिन चूंकि ये वाली लीडरशिप नहीं है ना, जो जयललिता में जो करंट था, जो एक करिश्मेटिक था, वो नहीं है। भाजपा उसके बावजूद ये कोशिश करे कि एक ऑल्टरनेटिव की तरफ जाए, और एआईडीएमके के रहने से जो एंटी मूवमेंट, चाहे उसको एंटी नॉर्थ इंडियन कहिए, एंटी ब्राह्मण कहिए, एंटी हिंदू कहिए, जो भी कह लीजिए आप, उसको उन्होंने सॉफ्ट किया है। आपको कहीं जाना है तो ये काम करना पड़ता, तब आप अगला चरण कर पाते हैं। तो मुझे लगता है रणनीतिक तौर पर ठीक है। बाकी अगर विजय ऐसे बंगाल में ऐसे ग्रो करी क्या भाजपा? हाँ, और कैसे ग्रो करी, कैसे करी? बंगाल में किसी का साथी पकड़ के बंगाल और तमिलनाडु में बहुत फर्क है। तमिलनाडु में पूरा का पूरा तमिलनाडु इसी पर चलता है कि उत्तर भारत विरोध की राजनीति उन्होंने खत्म कर दिया। मैं तो सर, मेरी नजर में वो नहीं है। आप क्या, बंगाल जो है पार्टी सोसाइटी, लेफ्ट का कल्चर, वही गुंडाइज्म, वही सब, टीएमसी भी वही, लेफ्ट भी वही। आपने अलग तरीके का विचार दिया। कांग्रेस से निकली वहां पर भी वही द्रमुक राजनीति, एआईएडीएम की वही बातें करती है जो डीआईएडीएम की बात करती है। जब आप कुछ नया ऑफर करने गए, जब आपको जरूरत लगी तो शुभेंदु को आपने लिया ना। आपको राजनीति में जब आपको जरूरत लगी तो आपने शुभेंदु, और ममता तमिलनाडु में एक मौका है एक नए विचार का, जो आप कह रहे हैं, उसके लिए स्पेस बन रहा है, जो मैं समझ रहा हूं भारत में उसके ग्राहक हैं वहां। हाँ, द्रविड़ बनाम हिंदुत्व की राजनीति का स्पेस बन रहा है, और भारतीय जनता पार्टी मैं उसी चीज को कह रहा हूं कि विजय आए एक चेहरे को लेकर के, तो लोगों के थकावट थी ना, एआईडीएम को देख रहा था, डीएमके को देख रहा था, एक फ्रेश चेहरा आया और फ्रेश चेहरों को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। हम नहीं मानते हैं कि वो, हम नहीं माने अभी तत्काल कि भाई वो 190 लेकर के आ जाते हैं, 180 लेकर के आ जाते हैं, लेकिन यदि 30% कोई 28% वोट लेकर के 20% भी सर बहुत बड़ी। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जिसके पास एक वैचारिक अधिष्ठान है, और हम कह रहे हैं कि जो एंटी ब्राह्मणिकल या एंटी हिंदुत्व, यदि ये राजनीति या ये विचार यदि भारत के किसी कोने में यदि पल रहा है, बढ़ रहा है, 70 साल से खड़ा हो रहा है,
तो वो हमारे वैचारिक अधिष्ठान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उसका खात्मा बहुत आवश्यक है। और कोई यदि हीरो बन करके निकल रहा है और कह रहा है कि नहीं, उसको थोड़ी सी जमीन जमाने देने के लिए वक्त हमको देनी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। आखिर संघर्ष के बल बिहार में स्थिति क्या थी भारतीय जनता पार्टी की? जनसंघ के जमाने से कोई बहुत बड़ा ये, लेकिन बीजारोपण किया, अपना नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश की, किया भी, लेकिन जाकर में लास्ट में क्या हुआ कि जाकर के हमने नीतीश कुमार को आगे कर दिया और हम पिलियन राइडर्स बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा होने में 25 साल लग गए वहां पर। उदाहरण से जम्मू कश्मीर का देखें ना, महबूबा के साथ सरकार बनाई ना, अपने आप को एस्टेब्लिश करना, तो महबूबा के साथ हाथ मिलाया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन सर एक आप जो है ना जम्मू कश्मीर मॉडल है। हाँ, बार बार वैचारिक अधिष्ठान का जोर दे रहे हैं, इससे बीजेपी में बहुत प्रेशर पड़ता है। उनको काम करने दीजिए, विस्तार करने दीजिए पार्टी को। अरे भैया, जितना आप कर रहे हैं, मैं इसको लार्जर दृष्टि से देख रहा हूं। आज यदि आरक्षण की बात, महिला आरक्षण की बात होती है, तब वो खड़ा हो जाते हैं। कोई भी राष्ट्रीय मुद्दे को सवाल लेकर, महिला आरक्षण पे ही जाना था, मुझे अच्छा लगा। लैंग्वेज के सवाल को लेकर के जाते हैं, तब वो यूपी ये में जो अस्मिता है ना, द्रविड़ अस्मिता, वो एंटी हिंदुत्व खड़ा करने, जबकि वहां पर हमारे सारे बड़े ऋषि, सारे देश के सबसे बड़े मंदिर, सबसे ज्यादा मंदिर तमिलनाडु में, सबसे ज्यादा। उसकी खैर एनीवे, ये अच्छी बहस होगी। चलिए, इस बहाने हमने सारे एग्जिट पोल देखे, बड़े राज्यों की बात की, पुडुचेरी के साथ नाइंसाफी की हमने भी की। पुडुचेरी में रंगास्वामी जी की सरकार बनाती हुई सारे एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं, मतलब एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो बाय एंड लार्ज इसको आप देखें, बीजेपी अहेड इन बंगाल, बीजेपी अहेड इन असम, बीजेपी मतलब लगभग जीतती हुई दिखा रही है असम में और पुडुचेरी में। तो ये 3 राज्य जो हैं ये बीजेपी एनडीए के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। केरल मेजॉरिटी एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, और तमिलनाडु में राय बहुत डिवाइडेड है, और विजय की वजह से, क्योंकि पहला इलेक्शन है, रीड करना मुश्किल है, इसीलिए एग्जिट पोल्स भी बटे हुए हैं। तो तमिलनाडु में अगर आप कहिए कि कहां पर अभी भी गेम ऑन है, वो तमिलनाडु दिखाई दे रहा है। ऐसे भी कह सकते हैं कि बंगाल और केरल में सत्ता बदल रही है। बंगाल और केरल में तीनों राज्यों में सरकार, केरल में कांग्रेस की नहीं सर, यूडीएफ की आ रही है। यूडीएफ बोलो? अच्छा, मैंने मतलब कांग्रेस मतलब यूडीएफ कांग्रेस लेड। अब उत्तर प्रदेश में आज महिला आरक्षण को लेकर एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। वहां यूपी असेंबली में बड़ी मजेदार बातचीत होती है, तो वहां आज भी कुछ नोकझोंक हुई है। योगी जी ने कुछ बोला है, वो मैं आपको सुना देता हूं, और फिर शिवपाल यादव ने उधर सपा से जवाब भी दिया है। महिलाओं के प्रति रुख को लेकर आज कैसे घेरा योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को, देखिए। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि ये संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? और भी बयान है। अभी आपने देखा महिला आरक्षण पर वो कह रहे थे कि फिर आज अगर चाहिए महिला आरक्षण तो सदन में विरोध क्यों कर रहे थे, हम तो तभी देने के लिए तैयार थे। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा, गिरगिट कहा कि इस तरीके से गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। एक और बयान देखते हैं। एजेंडा केवल एक ही है। जब मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं, 1995 की घटना भी सबको याद है, जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी। यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। समाजवादी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को अगर आप देखेंगे, आप याद करिए उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेत्री जो बाद में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया कि हां, एक दलित की बेटी को सम्मान मिलना चाहिए, और वह आगे बढ़े। देखो भाई, सवाल यह है कि उनकी बैसाखी पे सरकार तो सपा चला रही थी।
अब ये योगी जी महिलाओं के प्रति रुख पर बात कर रहे थे, महिला सम्मान कौन ने कितना किया, तो उन्होंने यूपी के गेस्ट हाउस कांड की याद दिला दी। ये हर पार्टी के साथ कुछ ऐसे अध्याय जुड़ गए हैं जो कितनी भी कोशिश कर लें वो धुल नहीं सकते, लोग भूल नहीं सकते। ऐसे ही गेस्ट हाउस कांड से कभी जीवन में पीछा नहीं छोड़ा पाएगी समाजवादी पार्टी कि जब मायावती जैसी एक व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर रहीं, उनको गेस्ट हाउस में घेर कर उनके साथ क्या कुछ कर गुजरने की नीयत से वहां पर सपाई पहुंच गए थे। और उस दिन भी बताते हैं बचाने वाले एक भाजपाई थे उनको, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, और वो उनको फिर आजीवन, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन हर साल राखी बांधती थी मायावती, उनको अपना भाई मान लिया था उस दिन से उन्होंने, क्योंकि उनकी जीवन की रक्षा उन्होंने की थी। तो सपाई उससे समाजवादी पार्टी पीछा नहीं छुड़ा सकती, जैसे कांग्रेस पीछा नहीं छुड़ा सकती इस बात से कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में क्या कहा था। वो कुछ भी कह ले वो नहीं भूल पाएंगे, हर कोई याद दिला देगा उनको। भाजपा से बाबरी कांड आप कभी नहीं छीन सकते, बाबरी मस्जिद गिरी, भाजपा उसके साथ जुड़ी हुई है, कुछ भी कह लें, अडवाणी जी ने माफी मांगी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों की नजर में वो बीजेपी के साथ जुड़ गया। एक और चीज से पीछे नहीं छुड़ा सकती। हाँ सर, अडवाणी जी ने जिन्ना के जाकर जो बिल्कुल नहीं छुड़ा सकती, उनका जो बयान है, लेकिन ये ऐसी एक गेस्ट हाउस कांड है, इसकी याद दिला रहे थे योगी जी। और कितनी बार भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई? 3 बार। नहीं, देखिए ये तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, और जो वीवीआईपी कांड हुआ था वो सचमुच कोई ऐसी कल्पना भी कर सकता है क्या? लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हल्ला बोल हुआ है, जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय में समाजवादी पार्टी के गुंडे घुस गए थे। ये तो सब है, अखबार जला देना, सब कुछ करना, वो तो सामान्य बात थी। और ये जो हुआ था, जरा कल्पना कीजिए, अब उस वक्त भी ये अब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद नहीं रहे, मायावती के साथ वो व्यवहार हुआ जो सड़क चलती किसी लड़की को 4 गुंडे लफंगे घेर लें तो जो करेंगे वो मायावती के साथ किया गया है, करने की कोशिश हुई। मायावती ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, जिसकी वजह से उनकी जान बची, और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो अब नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे, उन्होंने उनकी जान बचाई। और जरा सोचिए, मतलब सिर्फ कल्पना भर करके देखिए कि किसी राज्य में जो ऊपर बैठे लोग हैं, यानी जो विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हों, वो लोग कोई इस तरह का काम करें, जो महिला खुद इतनी ताकतवर है, जो मुख्यमंत्री हो। मतलब बड़ा विचित्र सा है ये, लेकिन ये इस देश की सच्चाई। महिलाओं की बात हो रही तो फिर सारी बातें निकल लीजिए। हाँ सर, वो गेस्ट हाउस कांड को तो मतलब कोई भी मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी भी जस्टिफाई कर पाएगी वो जैसी घटना हुई। और ऐसी घटनाएं आमतौर पर किसी पॉलिटिकल लीडर, और मायावती जी को आप जानते हैं बहुत स्ट्रांग लीडर रही हैं, और उस समय तो समाजवादी पार्टी का भी उनका एक वो रहा था रिलेशनशिप, भारतीय जनता पार्टी ने उसका साथ दिया। मैं समझता हूँ ये बात करें सेशन की कि बीजेपी ने ये अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई है कि जितने बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ विधानसभाओं में एक स्पेशल सेशन वुमेन रिजर्वेशन पर बिल पे करें, ताकि उससे देश भर में एक माहौल वो बीजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी है सर कि लोगों को ये ना लगे कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र केवल चुनाव के लिए था। लेकिन सर ये बात को आगे तो बढ़ाएंगे भाजपा। गेस्ट हाउस को दुनिया आज रखती है, मायावती भूल गई, उसी मायावती ने अखिलेश के साथ गठबंधन कर लिया चुनाव में, और उन्होंने कहा कि हम इसको भूल रहे हैं। हाँ, हम इसको भूल रहे हैं, अखिलेश के इसके जिम्मेदार नहीं है, अखिलेश के पिता जिम्मेदार थे, मायावती के साथ गठबंधन कर रही है। राजनेताओं की खासियत ये होती है कि विस्मृति भी उनको होती है स्मृति के साथ साथ। अब आप तो वो याद कर रहे हो, प्रोफेसर थोड़ी है कि याद ही रखना है। अब ये थोड़ी है कि गोली, वो कार सेवकों पे गोली चला दी तो उनको सिविलियन अवार्ड नहीं देंगे मुलायम सिंह को। नहीं, बहुत सीरियस हो गया, क्या हो गया? एक चीज पर क्या टिप्पणी करें, ये सच वो इस पे पद्म विभूषण दिया है मुलायम सिंह है, उस पे क्या ही सर, बस 10 सेकंड। नहीं, मैं भी इस चीज से बहुत लगता था कि इस हत्यारे को तो कम से कम जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई उस व्यक्ति को इस सिविलियन अवार्ड कतई स्वयं सेवकों को अच्छा नहीं लगा होगा, किसी को अच्छा नहीं लगा। सर धन्यवाद, बहुत समय लिया आपका आज भी हमने रोज की तरीके से। शुक्रिया त्रिपाठी जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे आपसे 1 बजे कहानी कुर्सी की में।